वेलकम फ्रेंड्स, आपका चैनल एस्ट्रो मुनीश में बहुत बहुत स्वागत। मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बड़े बुज़ुर्गों को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूं जो कि आज के टाइम पे हर बंदे के दिमाग में है। अगर पिता है तो बच्चे की पढ़ाई, उसकी अपनी जीवन का संघर्ष, मेहनत करता है, आय नहीं आती। 20-22 साल का बच्चा हो गया है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन जॉब करनी है या बिजनेस करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। और बिजनेस किया तो फ़ायदा होगा या बिजनेस करना नहीं चाहिए, या बिजनेस करके आगे दिक्कतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। और अगर वो सर्विस में उनकी कुंडली सपोर्ट कर रही है तो वो सर्विस में आगे ग्रो करेंगे। आपने कई लोग देखे होंगे जो नौकरी छोड़कर बिजनेस में चले जाते हैं, 3-4 साल नौकरी करते हैं, फिर बिजनेस कर लेते हैं, फिर कामयाबी लेते हैं। कई लोग बिजनेस करते हैं लेकिन बिजनेस में इतनी स्ट्रगल, पैसा लगाने के बाद भी आउटपुट नहीं निकलता, तो वो लोग सर्विस की तरफ चल जाते हैं और बुलंदियों को छू लेते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपकी कुंडली में ही सब कुछ है और आपने ही, मैं तो वीडियो बना के, मैं ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाऊंगा कि जा बना रहा हूं कि जिसमें आपको एक प्लेनेट के बारे में बताऊंगा कि हाँ भाई ये प्लेनेट आपका है तो ये आपका लगन है, वो ये रिजल्ट देगा। क्योंकि एक प्लेनेट से कभी भी कुंडली का पता नहीं चलता। चाहे आप एक कुंडली में आपके 12 प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, आपका लगन कोई भी हो, तो आप उस लगन को डाल के, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी वृष लगन की कुंडली है और आपका शुक्र 8वें घर में है तो आप सर्च करते हो, जिनको शौक है, एक प्लेनेट की बात कर रहा हूँ, एक लगन की, वृष लगन है, आप डालते हो कि वीनस इज इन 8th हाउस फॉर टॉरस असेंडेंट, तो वो एक वीनस का बताएगा मोटा मोटा। मेरी भी वीडियो है 2-3 प्लैनेट्स के ऊपर, अलग अलग हाउसेस के ऊपर, 6, 8, 12 के ऊपर मैक्सिमम। तो दोस्तों, लेकिन बाकी 8 ग्रह जो आपको रिजल्ट देने वाले हैं उनका आपको नहीं पता चलेगा। कई लोग तो यही सोच लेंगे कि भाई 8वां तो त्रिक भाव है, दुष्ट भाव है, तो ये लगन ही जाके वहाँ पे बैठ गया, ये क्या देगा। लेकिन वो धनेश को भी देख रहा है, ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। धनेश जो बुध की राशि, अगला वृष लगन में। तो दोस्तों, कुंडली में एक ग्रह के ऊपर या 2 ग्रह के ऊपर कभी कि मैं अपनी हर वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी यही बोला, कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता। इसलिए मैं एक वीडियो के साथ आपको एक कुंडली का भी आपको बता दिया करूँगा। उससे आपको कुंडली को पढ़ने में, अपनी कुंडली जानने में मदद मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी। कुछ लोग कैसे ही नहीं कहते हम इतना मेहनत करते हैं यार, कुछ नहीं मिल रहा है हमें। और कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बंदे ने इतनी मेहनत, कम टाइम में इतनी सक्सेस ले ली। चाहे फील्ड कोई भी हो, फील्ड तो उसको कर्मेश के हिसाब से मिलनी है। जो उसका 10वां घर है, जो उसका स्वामी है, उसके रिलेटिंग जो भी रिलेट हो, उसके काम होगा, उसका कारक प्लैनेट है, उसके साथ हिसाब से मिलनी है। जो उसका नक्षत्र बन रहा होगा 10वें ग्रह घर के मालिक का, उसके हिसाब से उसने फील्ड अगर चूज की होगी तो वो बुलंदियों पर छुएगा ही छुएगा। और उसके साथ अगर 9वें भाव के मालिक ने और आयेश ने सपोर्ट कर दी तो भी वो बुलंदियों को छुएगा। बुलंदियों का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ऊपर चला जाएगा, मेरा कहने का मतलब है वो अपनी जिंदगी में वो हर चीज पा लेगा जो उसको चाहिए, जो नॉर्मली चाहिए होती है। तो दोस्तों, व्यापार करने के लिए आपको कुंडली को जरूर देखना चाहिए। आप अपनी जिंदगी का फैसला ले रहे हो, 20-25 लाख। मैं एक आपसे बात क्लियर करना चाहता हूं आपसे, प्लीज मेरी वीडियो चाहे 2 मिनट आप इससे लंबी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बात बताना चाहता हूं। आप बिजनेस में 10 लाख लगाते हो, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख लगाते हो, लेकिन आप चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो जो आपको अच्छा लगता हो, उसकी फीस देखो जो भी हो, 2100, 1100, 3100, 5100, हर की अपनी अपनी फीस है। कोई शहर के हिसाब से फीस है, कोई बड़े शहर में रहता है, ज़्यादा खर्चे हैं, ऑफिस के ज़्यादा खर्चे हैं, स्टाफ के खर्चे हैं, उस हिसाब से फीस आप दे, 24 बनती है। क्योंकि अपने फीस ना देकर गुरु को नीच मत करें। क्योंकि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेते हो, चाहे 1 प्रश्न पूछते हो, चाहे 2 प्रश्न पूछते हो, जो भी जेन्युइन फीस बनती है उसको दे, आपका गुरु ठीक रहेगा। ये मेरी वैसे आपको सलाह है। ये
तो दूसरी, जैसे आप मंदिर में जाते हो, पंडित से कुछ पूछते हो तो आप उसको कुछ दक्षिणा देके जाते हो, ये भी एक दक्षिणा है। और एक आपको और बात बता रहा हूं, जो कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, वो ये भगवान की तरफ से है। वो कर्म कांड वाला बंदा, जो आदमी है, उसका प्रोफेशन है, वो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। आजकल तो कर ही जा रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन कर रहा है वो कर्म कांड नहीं करेगा, क्योंकि उन कर्म कांड वाले अलग होते हैं और एस्ट्रोलॉजी वाले अलग होते हैं, जो भविष्य बात बताते हैं। मैं खुद कहता हूं कि मुझे मंत्र नहीं आते, इतने मुझे मंत्र नहीं आते। मैं तो प्लैनेट्स के बारे में जानकारी रखता हूँ, राशियों के बारे में जानकारी रखता हूँ। ये इनका जो सिस्टम है, जो 9 ग्रह गए, 12 राशि है, मैं तो इन कुंडली का मेन वो हूँ। मैं किसी के घर कोई मुझे बुलाए कि पूजा करने आ जाओ, तो पूजा करने थोड़ी ना चला जाऊंगा मैं, चाहे मुझे कुछ मंत्र आते भी हों। लेकिन कर्म कांड का अलग होता है, उसका अलग। चलो अपने टॉपिक पे आता हूँ कि लोग 15-20 लाख बिजनेस पे लगाते हैं और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक बार भी किसी से कंसल्ट नहीं करते, वो भी 2100-3100 के पीछे, या कुछ भी फीस हो, जो चाहे आपके 500 में ही डिस्कस हो जाए, और उसके बाद आप बिजनेस में लगा देते हो और घाटा खाते हो। गलती किसकी है? और दूसरी बात मेरा उन पेरेंट्स से है, रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए मेरी, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेज देते हैं, और कोचिंग आजकल 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक खर्चा आ जाता है 2-2, 3-3, 4-4 साल का बच्चों का पढ़ाने का। कम से कम एस्ट्रोलॉजर से ये तो पूछ लीजिए कि जो उनका पंचम भाव है, उनकी पढ़ाई का, जो उनके बच्चे का पंचम भाव है, वो कितना स्ट्रोंग है। क्या जितना पैसा आप उसको लगा रहे हो उसके ऊपर, अगर उसकी 5वां भाव इतना स्ट्रोंग नहीं है तो मत लगाइए। अगर पंचम त्रिकोण में बैठा हुआ है, पाप और की ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, चाहे आपको वीडियो में समझ आ रहा हो तो बेटर है, नहीं तो आप किसी से सलाह लीजिए, क्योंकि वो 10 लाख आपका खराब ही जाएगा, किसी काम नहीं आएगा वो। इससे अच्छा है कि 10 लाख रख लीजिए, कल को अगर उसके बिजनेस के योग है वो उसके काम आएंगे, वो 10 का 1 करोड़ रुपया बना लेगा वो। हर बच्चे की कुंडली में पढ़ाई नहीं होती, और हर बच्चे की कुंडली में व्यापार नहीं होता। हर बच्चे की कुंडली में सारे अलग अलग कुंडलियां बनी हुई हैं। कोई व्यापार बिजनेस के लिए बनी हुई है, कोई स्टडी करके हायर जॉब के लिए बनी हुई है, कोई स्टडी करके जॉब नहीं करता फिर भी बिजनेस करता है। स्टडी तो जरूरी है, स्टडी के लिए मैं डिनाई नहीं करता, स्टडी करवाइए, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कोई हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना आपकी इच्छा है, आपकी ख्वाहिश है, लेकिन उनका पंचम भाव इतना स्ट्रोंग नहीं है, तो आप उनको नॉर्मल कोचिंग दीजिए, जहाँ पे 5 लाख लगता है, 50,000 में काम चलाइए। अगर वो उसने निकलना हुआ तो 50,000 में ही निकल जाएगा। और जिनका स्ट्रोंग है, सपोर्ट करता है, उसको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे ही डिग्री क्लियर कर लेगा। ये कंफर्म चीज़ें होती हैं। ये कोचिंग से आपको एक सपोर्ट मिलती है, लेकिन जो आपका पंचम भाव है, अगर वो स्ट्रोंग नहीं है तो वो सपोर्ट भी वो लेने को तैयार नहीं होगा। वो सपोर्ट लेने को वही तैयार होगा जिनका पंचम भाव स्ट्रोंग है। ये उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के ऊपर इतना पैसा खर्चते हैं। अगर उनकी कुंडली बिजनेस के लिए बनी हुई है तो एक बार राय जरूर लीजिए। और कुछ लोग प्रॉपर्टी उनके भाग्य में है, फंस जाते हैं प्रॉपर्टी लेके, ये चीज़ें बहुत काउंट करती है चीज़ें। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करता हूँ। जो आजकल के बच्चों की टेंशन्स है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हमारे हिंदुस्तान में, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? कन्फ्यूज़ है पब्लिक, जो जिसने काम करना है, काम करूँगा तो पैसे डूब जाएंगे, बाकी इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है और लगाने को। बाप की भी यही टेंशन है कि अगर इस बार दे दिए पैसे तो नेक्स्ट टाइम अगर इसने नहीं काम किया तो पैसे ख़त्म हो गए, तो बाद में कैसे काम करेंगे, तो उसको जॉब में डाल देते हैं। फिर वो टाइम आता है कि वो जॉब करता है, कुछ पैसे जोड़ता है, अगर उसके बिजनेस के प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो वो बिजनेस करेगा ही करेगा, चाहे पैसे जोड़ के करे अपने वो, क्योंकि प्लैनेट्स उसको उसकी तरफ लेके ही जाएंगे। दोस्तों पढ़ाई के लिए पंचम भाव, शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए सप्तम भाव, भाग्य है देखना है कि आपका भाग्य स्ट्रोंग है या नहीं है तो नवम भाव, कर्म आपने कौन सा करना है, किस कर्म की तरफ आपकी कुंडली ग्रह आपको लेके जा रही है तो 10वां भाव, और अगर आप व्यवसाय कर रहे हो तो आय भाव आपका साथ दे रहा है तो आप बिना किसी संकोच के, अगर कर्म भाव स्ट्रोंग है तो आप बिजनेस में जाइए। कोई दुनिया की ताकत आपको बिजनेस में
पीछे नहीं धकेल सकती। अगर बुध की मेन एक प्लैनेट बुध है 9 ग्रहों में से एक ग्रह बुध है, अगर उसकी भी पोजीशन ठीक हो तो कर्मेश भी की पोजीशन भी ठीक हो तो आपकी कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं धकेल सकती। कोई भी कंपटीशन हो आप इजीली बिजनेस में आगे निकलते जाओगे। ये तो मैंने एक छोटी सी बात ली। तो कर्मेश आपने कैसे चेक करना है दोस्तों? कर्मेश कोई भी हो, कोई भी कुंडली हो, अब मैं हर लगन के हिसाब से हर कर्मेश अलग बनेगा, भाग्येश अलग बनेगा। हमने 3 चीज़ें ही चेक करनी है, कर्मेश, भाग्येश और आयेश। चाहे ज्ञान भाव उसका ना ही हो, बढ़िया ही ना हो, ज्ञान भाव अष्टम में बैठ गया, ज्ञान भाव सप्तम में बैठ गया, ज्ञान भाव 12वें घर में बैठ गया और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो ये नहीं हम कह सकते ये बच्चा पढ़ेगा नहीं। पता नहीं वो क्या बन जाए, लीडर बन जाए, पता नहीं वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, पता नहीं वो, चलो जॉब तो अगर क्वालिफिकेशन नहीं होगी नहीं करेगा, लेकिन और बहुत फील्ड्स हैं जिनमें वो निकल सकता है, आगे निकल सकता है। तो आप एक घर और एक ग्रह, उस घर के मालिक को देख के आप उसका भविष्य तय नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पूरी कुंडली ही कंसल्ट करनी पड़ेगी। जो आप थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को देखिए बच्चे की कुंडली में या अपने दोस्त की कुंडली में जिसका आप भला चाहते हो कि ये चीज़ें हैं या नहीं है। जो ग्रह हर चीज़ ना किसी चीज़ के कारक होते हैं। आप स्टडी के कारक गुरु हैं, अगर पंचम भाव में गुरु ही बैठ जाएं, उच्च के होके बैठ जाएं, कर्क राशि में बैठ जाएं तो क्या बात है, समझ रहे हो ना मेरी बात। गुरु अपनी राशि में बैठ जाएं, गुरु लगन में बैठ जाएं, कर्क के होके बैठ जाएं, धनु के मीन के होके बैठ जाएं और 5वीं दृष्टि ज्ञान भाव पे पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ज्ञान भाव में। उसके बाद ज्ञान भाव के मालिक को देखना, अगर वो भी त्रिकोण या केंद्र में बैठा हुआ है तो आप बच्चे पे लगाइए पैसा जितना लगाना है, वो हायर पोजीशन पे चला जाएगा अगर बाकी प्लैनेट्स भी ठीक हुए तो। लेकिन ये थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। बाकी कुछ लोगों की ये दिक्कत है कि सर चंद्र और शनि इकट्ठे हो गए, ये तो विष दोष बन गया हमारी कुंडली में, क्योंकि पड़ा हुआ है विष दोष, चंद्र और शनि विष दोष बनाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि कुछ बल भी होते हैं ग्रहों के पास, उनको डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो मेष, वृष और मिथुन, उसके बाद मकर, कुंभ और मीन में बैठे हो तो उनको चेष्टा बल मिल जाता है, तो वो इतना विष योग का असर नहीं रहता, कम हो जाता है। आप केजरीवाल जी के 12वें घर में चंद्र और शनि है तो क्या वो कामयाब नहीं है? कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है। बहुत बड़े लीडर हैं, उनके 10वें घर में शुक्र और शनि है, जबकि शुक्र और शनि इकट्ठे हो जाए तो आदमी की लाइफ में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है। लेकिन 10वें घर में है, 10वें भाव में है, स्ट्रगल काम में बढ़ेगी तो क्या दिक्कत है? तो दोस्तों ये चीज़ें मैटर करती हैं और बाकी प्लैनेट्स तो ऑलवेज मैटर करते हैं। मैं तो 1-2 प्लैनेट्स की वैसे आपसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा किसी के लिए कहते होते हैं ना कि कहावत होती है, किसी के लिए चीज़ वो अच्छी, किसी के लिए बुरी, डिपेंड ऑन द कुंडली। कहता ना अगर कुंडली अच्छी हो, भाग्य अच्छा हो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, सिर्फ सेम यही बात है। अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे हैं और उनकी दशा आ जाए अच्छे प्लैनेट्स की तो वाह क्या बात हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा। कईयों के योग इतने बढ़िया बढ़िया बने होते हैं कि गुरु बड़ा बढ़िया होता है, उच्च का होता है बैठा हुआ, लेकिन उसकी दशा ही उसकी 70 साल की उम्र के बाद आती है, वो तब उसका बेनिफिट लेता है। क्योंकि दशा 20 साल के पहले निकल जाती है, चलो लेकिन वो 20 साल तक तो बेनिफिट ले लेता है उसका। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी दशा कभी 60 के बाद आएगी, वो कई लोग देखे होंगे 50 साल के बाद तरक्की कर रहे हैं, कोई 55 साल के बाद तरक्की कर रहा है, कोई 60 के बाद तरक्की कर रहा है, 45 साल तक मेहनत करते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन एकदम दशा आई और वो राजयोग अगर बन रहा होगा उस टाइम पे, उस प्लैनेट की दशा आई तो वो प्लैनेट अच्छा कुंडली में पड़ा हुआ है, वो वहाँ से उठा के उसको कहाँ पे ले जाएगा। बहुत से लोग देखिए मैंने जिनकी कुंडलियाँ मेरे पास आई हैं, 48 साल के बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया और 60 साल तक तो फैक्ट्रियाँ भी अपनी लगा ली, मतलब करोड़ों के मालिक हो गए। क्योंकि कुंडली कई लोगों की कुंडली ऐसी होती है, वो स्टार्टिंग से ही चाहे 10 साल तक दशा ना अच्छी हो, लेकिन 10 से 60-70 साल तक पूरे ग्रहों की दशा ही अच्छी आती होती है। क्योंकि मेन 4-5 प्लैनेट है जिनकी दशाएं ज़्यादा लंबी होती हैं, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, गुरु हो गया। इनकी दशाएं ज़्यादा टाइम तक चलती हैं।
तो अगर इन दो ग्रहों की दशा बीच में लाइफ में आ जाए 20 से 60 साल के बीच में, तो आदमी बहुत कुछ कमा लेता है। अगर वो आपके योग कारक प्लैनेट हो, तो बेनिफिशियल प्लैनेट हो, तो बेनिफिशियल प्लैनेट, योग कारक प्लैनेट या मार्क प्लैनेट, अनबेनिफिशियल प्लैनेट, ये तो आपको पता ही होगा जो वीडियोस देख रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। नहीं है तो आपको पता इजीली लगन के हिसाब से पता चल जाता है कि कौन सा प्लैनेट योग कारक है, कौन सा प्लैनेट योग कारक नहीं है। तो चलो वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, अब बस डिस्कस कर रहा हूँ कर्मेश के ऊपर। कर्मेश दोस्तों, अगर आपकी कोई भी कुंडली है, अब मैं आपको, वैसे मैं कभी बोर्ड का सहारा लेना अच्छा नहीं समझता, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे 1-2 बार लिया है मैंने, और आगे भी लेता हूँ। चलो अब आज मैं ले लेता हूँ, एक कुंडली आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको कर्मेश और आपके भाग्येश कि आपको किस में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, ये आपको क्लियर करूँगा मैं आपसे। थैंक यू दोस्तों। तो ये मैंने चार्ट तैयार किया है। ये है दोस्तों सिंह लगन। अब ये सिंह लगन है, सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन में सूर्य बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, अति सुंदर मित्र हैं दोनों। दूसरे घर में शुक्र, बुध और केतु बैठे हुए हैं। छठे घर में चंद्र बैठे हुए हैं। 8वें घर में राहु बैठे हुए हैं। भाग्येश में शनि बैठे हुए हैं नीच के। मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है। 9वें घर में शनि नीच के, 12वें घर में मंगल नीच के। तो इस कुंडली के बारे में आप क्या जज कर पाओगे दोस्तों? एक तो पहले आपने ये देखना है कि आपका जो लगन है वो अपने लगन में ही बैठा हुआ है। सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य है, लगन में ही है, वेरी गुड। अब साथ में ये भी देखना है जो उसका मित्र है बुध, ज्ञान का देवता, सारी चीज़ों का, सम्मान का देवता, सब कुछ चीज़ें जिससे गिनी जाती है, संतान का देवता, वो गुरु जो है सूर्य के साथ मैक्सिमम ग्रह अस्त हो जाते हैं। जैसे सूर्य 15 डिग्री पे है, गुरु सूर्य के साथ कितनी डिग्री पे अस्त हो जाता है? वैसे तो आजकल जो ऑनलाइन वो वेबसाइट उस पर लिखा ही होता है, लेकिन गुरु के साथ जब सूर्य होता है वो 11 डिग्री पे अस्त हो जाता है। जा तो गुरु की डिग्री यहां पे होनी चाहिए 28। गुरु थोड़ा सा दूसरी अवस्था में चला जाएगा, मतलब उतना स्ट्रोंग नहीं रहेगा, लेकिन वो अस्त होने से बच जाएगा। जा तो हो जाए 4-5। अगर सूर्य 5 डिग्री का है तो गुरु यहां पे 15 डिग्री का है, तो बहुत बढ़िया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूर्य तो अपनी राशि में है। मानक डाल के इसको स्ट्रोंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर गुरु और सूर्य दोनों नज़दीक है, क्लोज कंजंक्शन है, 11 से कम की, 10 से कम की, 11 से कम की तो कंबस्ट हो जाता है ना, तो अगर 10 की भी है तो थोड़ा सा बचाव हो रहता है। अगर 6-7 की रह जाए कंजंक्शन, तो गुरु का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इस कुंडली में। जब 16 साल गुरु की दशा आएगी, ये इस जातक को जरूर तंग करेगी, इतना तंग करेगी। गुरु अगर एक बहुत बड़ा लगन में रिजल्ट देता है ना, तो ये लगन में बैठा बैठा गुरु पैसे के लिए भी तरसा देगा। ये बात आपको शॉकिंग लगेगी, लेकिन रियलिटी बोल रहा हूं मैं आपको। अगर सूर्य के साथ गुरु कंबस्ट हो गया, ये है सूर्य के साथ कंबस्ट होने का साइड इफेक्ट। उसके बाद दोस्तों आ जाओ, राहु 6ठे भाव में है, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव का राहु थोड़ा सा गुस्सेल बना देता है। अब किसी के साथ वो लेना हो, गुस्सा आ गया हो, किसी के साथ खुंदक निकालनी हो, कुछ निकालनी हो, पूरा तैयार रहेगा। चंद्र 6ठे भाव में है, सॉफ्ट प्लैनेट है। अगर अपने नक्षत्र में हुआ तो बोलबानी से बड़े बड़े लोगों को प्रभावित करेगा, मिनिस्टरों को प्रभावित करेगा, अफसरों को प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य लगन में बैठा हुआ है ना। तो दोस्त मित्र तो अफसर लोग, सरकारी लोग इजीली होंगे, उठना बैठना बड़े लोगों के साथ होगा, इसमें तो कोई दायरा ही नहीं है। इवन कि शुक्र और बुध भी वाणी के भाव में बैठ गए, तो वाणी तो बहुत मीठी होनी चाहिए। केतु भी इतना बुरा प्लैनेट नहीं माना गया, लेकिन जो राहु की दृष्टि है ना वाणी के भाव पे, ये वाणी को कई बार उग्र कर देगी, गुस्सा दिला देगी। गलत अपशब्द कहने का मतलब नहीं होगा बंदे का कि बंदा गालियां निकालने लग पड़ेगा, ये लग पड़ेगा, लेकिन वाणी में थोड़ी सी तीव्रता, गुस्सा आ जाएगा जल्दी। इनसे लोग, क्योंकि सूर्य लगन में, थोड़ा सा बात करते हुए भी घबराएंगे।
अब धन भाव का मालिक धन में है, शुक्र जो है वो दसम भाव का मालिक है, तो धन की कमी तो इसके पास रहेगी नहीं, सिर्फ गुरु की अगर अस्त हुआ, गुरु अगर अस्त हुआ तो। अब ये कुंडली एक्चुअली मेरे पास ना धनु सिंह राशि की आज 3-4 कुंडलियां आई, तो मैंने कहा चलो आज सिंह राशि की कुंडली आपसे डिस्कस करके मैं। अब कई लोगों के मन में होगा शनि नीच का है भाग्य में, शनि नीच का है भाग्य में, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है, मंगल नीच का है जी। देखो मंगल नीच का है, लेकिन कुंडली में यहां पे शनि जिनका था वो वक्री था, वक्री रिट्रोग्रेड। जब नीच का शनि रिट्रोग्रेड हो जाए किसी भी कुंडली में, नीच का गुरु रिट्रोग्रेड हो जाए किसी की कुंडली में, चाहे और कोई प्लैनेट रिट्रोग्रेड हो जाए, तो वो राजयोग कारक बन जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है, रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स बिकम ए राजयोग कारका व्हेन दे सिट इन नीच राशि और इन एनिमी हाउस, वो आपको राजयोग दे देंगे। अब ये दृष्टि तो डाल रहा है अपने उच्च के ऊपर, तो ये कम्युनिकेशन से शनि की दशा में, गुरु से ज्यादा शनि की दशा में इसको राजयोग मिलेगा। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि पड़ गई धन भाव में, धन आएगा शनि की दशा में। 7वीं दृष्टि होगी पराक्रम भाव में, अपने उच्च के ऊपर, कम्युनिकेशन के काम में, बातों के हिसाब से प्रॉपर्टी भी बनाएगा, मकान भी बनाएगा। गुरु की दशा में नहीं बनेगा, गुरु के बाद आएगी शनि की दशा। राहु की दशा में ठीक ठीक रहेगा, राहु की दशा के बाद गुरु की आती है, गुरु के बाद शनि की आती है। राहु में ठीक ठीक रहेगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम मतलब नॉर्मल चलता रहेगा जो कुंडली में चलेगी। गुरु को अगर अस्त हुआ, अगर अस्त नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो राहु के कितने 18 साल, गुरु के 16 साल, 18, 6, 24, 10, 34, शनि के 19 साल, 34, 9, 43, 10, 53 साल इस बंदे के इकट्ठे ही ग्रह आ गए। अगर ये अस्त ना हुआ, ये बकरी हुआ और राहु के बाद, तो उसके बाद बुध की आ जाएगी शनि के बाद, इस बंदे को तो कभी जिंदगी में दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अगर गुरु अस्त हो गया तो गुरु के 16 साल परेशानी आएगी, सिर्फ यही कमी है। और जो मंगल नीच है, हर चीज़ कहते हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, 100% करेक्ट कुंडली या कुंडली कभी भी नहीं होती, बहुत कम होती है, रेयर लोगों की होती है। इवन एलन मस्क की भी कुंडली जो है ना, टेस्ला के मालिक, उनकी भी 100% नहीं होगी, ये आपको गारंटी से कह देता हूं मैं। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। मंगल नीच का होगा तो मंगल 12वें घर में होगा, प्रॉपर्टी कोई भी लेंगे या प्लॉट लेंगे तो 12वें घर किसका है? खर्चे का, कचहरी का, कोर्ट का, लिटिगेशन का, इसमें लगे रहेंगे। जब भी मंगल की अंतरदशा, दशा, महादशा में आएगी तो ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन जब शनि का टाइम आ जाएगा, अगर शनि रिट्रोग्रेड हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो शनि की दशा भी बृहस्पति के बाद खराब जाएगी, क्योंकि नीच का बैठा हुआ है। उच्च की दृष्टि तो डाल रहा है लेकिन नीच का प्रभाव भी अपना देगा। फिर वो अगर रिट्रोग्रेड हो गया तो वो राजयोग हो गया। अब मेरा मेन टॉपिक था, ये तो मैंने आपसे स्ट्रगल की, धन भाव की कमी इसलिए नहीं कही क्योंकि धन भाव का स्वामी खुद धन भाव में बैठा हुआ है, शुक्र साथ में बैठा हुआ है, तो ऐशो राम तो चलता ही रहेगा साथ साथ में। ठीक है जी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो मेरा मेन टॉपिक था, इन चीज़ों को छोड़ के, कि आपने नौकरी करनी है या व्यवसाय करना है। ये चीज़ें दोस्तों लाइफ की, चाहे छोटी छोटी ये चीज़ है कुंडली, इसको लोग महत्व कहीं देते हैं। और जिनका भाग्य धर्म भाव जो 9वां भाव है, जो अष्टम में कोई सॉफ्ट प्लैनेट हो, वही इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। बाकी लोग इसको एज ए फॉर्मेलिटी समझते हैं। लेकिन जो भी लोग इसको फॉर्मेलिटी समझते हैं वो फॉर्मेलिटी समझे, लेकिन एक छोटी सी फीस के लिए अगर कोई खर्चा ज़्यादा होने वाला हो तो उसको एक बार चेक करवा लीजिए कि वो सही भी है या गलत है। बुध ही आपके शेयर मार्केट का कारक है, बुध प्लैनेट सट्टे का मालिक है, बुध प्लैनेट के गैम्बलिंग का मालिक है, कैसीनो की। अगर बुध कुंडली में अच्छी पोजीशन पे हुआ, अगर अष्टम भाव में हुआ या अपनी राशि में हुआ, तो वो ये चीज़ें दे देगा, मतलब कि जो भी गैम्बलिंग हो गई। बुध वैसे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ तो इन चीज़ों का शौकीन तो वो होगा ही होगा। बिजनेस का तो है ही कारक बुध ही है।
अब लेते हैं इस कुंडली में कर्मेश कौन है। कर्मेश है शुक्र। ये अब आपने मेन सोचना है, देखना है कि कर्मेश जो है वो है शुक्र और भागेश जो है वो है मंगल। भागेश मंगल है, कर्मेश शुक्र है, आयेश बुध है। अगर ये तीनों मंगल यहां बैठ जाए, शुक्र और बुध यहां बैठ जाएं, या शुक्र और बुध यहां बैठ जाएं, या शुक्र यहां बैठ जाए बुध यहां बैठ जाए, राशि परिवर्तन हो जाएगा। या शुक्र यहां बैठ जाए, किसी भी घर में ले लीजिए, यहां बैठ जाए, या जो आयेश है बुध यहां बैठ जाए। मतलब ये भागेश, कर्मेश और आयेश ये जो हैं ये अच्छे घरों में होने चाहिए। अगर आपका कर्मेश षष्टम में चला गया तो आप व्यवसाय मत कीजिए, आपने नौकरी करनी है। व्यवसाय करोगे तो आपको दिक्कतें परेशानी आ सकती है, नोट कर लीजिए ये मेरी बात। अगर आपका कर्मेश अष्टम में चलेगा तो अप एंड डाउन आ सकते हैं, नीचे भी जा सकता है बंदा, ऊपर भी जा सकता है, पैसे की कमी भी आ सकती है। 12वें घर में चला गया कर्मेश तो खर्चे होने के भी चांस है। ये चीज समझने वाली है। अगर ये कर्मेश, भागेश और आयेश केंद्र में आ जाए, 1 2 3 4, चाहे भागेश आ जाए केंद्र यहां पे आ जाए, या कर्मेश यहां पे आ जाए, या आयेश यहां पे आ जाए, ये तो घर ही बिजनेस का है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपने बिजनेस करना है, पैसा लगाना है, कुछ भी करना है, बच्चे को सेट करना है, कुछ भी करना है, ये देखना है जैसे इसका मालिक है शुक्र, इसका मालिक है मंगल, इसका मालिक है बुध। अगर वो बाई चांस सूर्य के साथ आ गए, सूर्य के साथ आ गए, कह रहा हूं सपोज कर लीजिए कर्मेश शुक्र आ गया, शुक्र आ गया इसके साथ, कर्मेश शुक्र आ गया, भागेश भी सही जगह पे नहीं बैठा, सपोज कर लीजिए भागेश आपका यहां पे बैठ गया मंगल, ठीक है जी। अब आयेश है, आयेश आपका चाहे आप लगन में कह लीजिए, आय तो आ जाएगी, आय तो आ जाएगी, लेकिन अगर सूर्य के साथ शुक्र अस्त हो गया, शुक्र 9 डिग्री का डिफरेंस होता है शुक्र और सूर्य में, इससे डिफरेंट डिग्री कम हुई, अगर शुक्र अस्त हो गया तो आपका काम जो है वो चलेगा नहीं। उसके बाद आयेश, ये भी आपको बता दूं, साथ साथ में आपको बताते जा रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये साथ में बुध भी आ गया, आयेश भी आ गया आपका, और वो भी अस्त हो गया, ये दोनों अस्त हो गए, कंबस्ट हो गए ये दोनों, सूर्य के साथ बैठ गए। नौकरी में, बिजनेस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर भागेश भी, मंगल भी, मैंने बताया था यहां बैठ गया या यहां बैठ गया, यहां तो चोट चपेट का भी वो रहता है, लेकिन पाप घरों में पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये एक साइड है, वन साइड है। सेकंड साइड ये भी है, मंगल अगर यहां बैठ जाए, अगर कर्जा ले लोगे तो कर्जा उतरेगा नहीं, लोन पे लोन चढ़ता रहेगा, क्योंकि 12वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। 6ठा घर रोग ऋण शत्रुओं का भी है, शत्रु को तो हरा देगा ये मंगल, लेकिन ऋण चढ़ जाएगा सर के ऊपर। तो भागेश आपका 6ठे में बैठ गया, कर्मेश और आयेश आपके कंबस्ट हो गए, तो आप बिजनेस के लिए नहीं बने हो, आप बिजनेस को त्याग दीजिए, ठीक है। और ये 100% कुंडलियों में, पूरी कुंडली देखने के बगैर कोई नहीं कह सकता, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आप बच सकोगे। उसके बाद अगर आपका कर्मेश जो शुक्र है वो 6ठे भाव में बैठ गया, 6ठे भाव जो इसका मित्र राशि मकर राशि है शुक्र, तो दोस्तों 90% चांसेस हैं कि आप जॉब में जाएंगे और जॉब में ही आप सक्सेस लेंगे। अगर भागेश मंगल जो है भागेश अपना यहां पे बैठ गया, जॉब में आपको तरक्की मिलेगी। आयेश जो है वो आपका यहां पे बैठ गया, बुध 4थे घर में बहुत बढ़िया होता है, तो आप जॉब में ही जाओगे। कर्मेश का काउंट करना बहुत जरूरी है कि कर्म आपने कौन सा करना है, आपने नौकरी करनी है कि आपने बिजनेस करना है। ये चीज बहुत जरूरी है दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसे ये स्टडी का भाव है, संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है,
तो बच्चे की फर्दर स्टडी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, गुरु इनका अच्छा है या नहीं अच्छा है, या आपको पैसा लगा के बेकार जाएगा, या ये बच्चा कुछ करके दिखा देगा आपको, तभी मैं कह रहा हूं कि किसी से कंसल्टेंसी लेके आगे जो भी आपने अपना प्लानिंग है। देखो हर बंदा अपने बच्चे को ग्रो करना चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा चले, मेरे से ज़्यादा बन सकता है। आप सिर्फ उसकी, क्या पता उसने बिजनेस में जाना हो, बिजनेस में ज़्यादा नाम कमाना हो उसने, तो यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके अक्लमंदी है उसके बिजनेस के लिए जोड़ दी। अगर उसका बिजनेस क्या हाउस अच्छी है, प्लैनेट्स अच्छी है, भाग्येश उसका अच्छा है, आयेश उसका अच्छा है, तो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, अब ये 7वां घर जो होता है ये बिजनेस का ही हाउस होता है। अगर ये तीनों भागेश, कर्मेश, आयेश यहाँ पे बैठ जाए तो भी बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब शुक्र, उसके बाद मंगल और उसके बाद बुध यहाँ पे भी बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शर्त यही है कि ये सूर्य के साथ ना हो, कंबस्ट ना हो जाए वहाँ पे। सूर्य यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि सूर्य बुध के एक घर पीछे या एक घर आगे ही चलता है, या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। लगन दोष तो हो जाएगा, इट्स ए लगन दोष, क्योंकि जो लग्नेश है वो षष्टम में चला गया या अष्टम में चला गया या 12वें में चला गया, वो लगन दोष तो बन जाएगा। या सूर्य यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे वो लगन तो दोष तो बन जाएगा। लेकिन यह है कि ये ग्रह जो आयुष वगैरह ये आपको बेनिफिट देने में कमी नहीं छोड़ेंगे। आप शायद लगन दोष के कारण उस बुलंदी पे मत ना पहुंच पाओ जिस बुलंदी पे आपने पहुंचना था। अगर सूर्य सपोज कर लो यहाँ बाकी 3 प्लैनेट बैठ गए, भाग्येश शायद सूर्य यहाँ पे बैठ गया, लगन दोष भी नहीं रहा, सूर्य यहाँ पे बैठ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बुलंदियों पे पहुँचोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर आप अपना मेहनत करो और 1 क्या 2 क्या 3 क्या जितना कमाना है कमाओ, फैक्ट्रीज लगाओ, जो करना है करिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों की कुंडली में ये कहना आसान है, मैक्सिमम लोगों की कुंडलीज में ऐसा नहीं होता। बहुत मुश्किल है कुंडलियों में ऐसा होना। या तो भाग्येश, आयेश कम और कर्मेश अस्त हो जाते हैं, या 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, या उनकी डिग्री कम होती है। मैक्सिमम मैंने सूर्य के साथ बैठ के अस्थि होते देखे हैं मैक्सिमम। तो अगर वो कर्मेश आपका 6ठे में आ गया तो जॉब में जाना, ये तो क्लियर आप बात है आपको। आप कर्मेश का नक्षत्र भी देखना है, आप कर्मेश कौन सा इस कुंडली में हो गया। हर कुंडली का अलग अलग है, जो कुंडली आपने आपकी अपनी है उसमें आपने खुद देखना है कि आपकी कुंडली क्या कह रही है आपको। कर्मेश का नक्षत्र कौन सा है, कर्मेश तो हो गया शुक्र। शुक्र कौन से नक्षत्र में है, शुक्र अगर अपने ही नक्षत्र में, भरनी में है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो ग्रह होता है वो होता है उसका काम करना, लेकिन ग्रह की जो इच्छा होती है वो उसके नक्षत्र से पता चलती है। अगर शुक्र बुध के नक्षत्र में है तो बहुत बढ़िया है, बुद्धि के साथ चलेगा, बुद्धि के साथ काम करेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र शनि के नक्षत्र में तो कानून में रह के काम करेगा, सिस्टम के साथ काम करेगा। न्यायाधीश है जो शुक्र है, शुक्र शनि जो है वो सिस्टमेटिकल चलाने के लिए मेन जाना जाता है कि वो शुक्र को, अगर वो शुक्र का काम रिगार्डिंग करते हैं, वो शनि के नक्षत्र में है तो वो नक्षत्र के रिगार्डिंग भी काम कर सकता है उसके। जैसे पुरानी प्रॉपर्टी ले ली, बेच ली, शुक्र अगर शनि के नक्षत्र में हो तो पुरानी प्रॉपर्टी ले ली, बेच ली, पुरानी दुकानें ले ली, बेच दी, पुरानी बिल्डिंग ली को नई बना के बेच दिया, ये चीज़ें फिर आगे आगे क्लियर होती रहती हैं। लेकिन ये मेरा टॉपिक था आपको कि आपको किस चीज़ में जाना चाहिए। पैसा बेकार करने की बजाय आपको कुंडली को एक बार देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि ये मेरी कुंडली क्या बोल रही है। कहीं इनकी डिग्री ग्रहों की कम तो नहीं है, नक्षत्र कहीं विपरीत राजयोग बन रहा है या कहीं पे राशि परिवर्तन हो रहा है, ये चीज़ें कुंडली में देख लेनी चाहिए। लेकिन अगर कर्मेश मजबूत है, षष्टम में नहीं बैठा हुआ है, तो ज़्यादातर चांसेस बिजनेस के बनते हैं। कई लोग बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन वो सूर्य के साथ बैठ के, मैक्सिमम लोगों का अस्त हुआ होता है कर्मेश और भाग्येश, कर्मेश या आयेश भी अस्त हुआ होता है, 2 प्लैनेट कई बार अस्त हुए होते हैं, तो उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है फिर, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं होता। क्योंकि जब कर्मेश और आयेश अस्त हो गए सूर्य के साथ बैठ के, तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला इतना। लेकिन दाल रोटी खानी है तो उस हिसाब से काम कीजिए।
अगर ज़्यादा कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है और आपको लग रहा है कि मेरा कर्मेश छठे घर के साथ लिंक बना रहा है, तो जॉब ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको ज़्यादा एडवांटेज देगी। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कोई चीज़ मेरे से रह गई हो तो मुझे माफ़ करना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, कमेंट डाल देना। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा मोटा मोटा, क्योंकि मेरे माइंड में आया कि हमने बच्चे को इतना पैसा लगाया लेकिन बच्चा आगे निकल नहीं पाया, पैसा भी बेकार मतलब लग गया। क्योंकि लेने वाला कोचिंग सेंटर वालों का तो बिज़नेस है, कोई मना नहीं करेगा हम आपके बच्चे को ये बना देंगे, IAS बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, कोई मना नहीं करेगा। हम कहते हैं हम तो नालायक बच्चों को भी पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका ग्रह भी उसका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर साथ दे रहे हैं तो वो कोचिंग सेंटर के बगैर भी आगे निकल जाएगा, और कोचिंग मिल गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर ग्रह अच्छे हो गए, उसका नाम पंचम भाव अच्छा हो गया। तो अगर बिजनेस भी करना है तो बिजनेस में भी देखिए कि आपने कितना करना है, कितना लगाना है। आपका कर्मेश अस्त हुआ है, आयेश अस्त हुआ है, भागेश आपका छठे घर में बैठा हुआ है, तो आप लगा दो करोड़ रुपया, मैंने बस पैसा पापा का पड़ा हुआ है और पापा ने दे दिया, लगा दिया, तो वो सारा बंटाधार ही होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। ये कुंडली अगर जो मेरी डिस्कशन थी इस वीडियोस की, अगर आपने ध्यान से सुनी है और ऑब्जर्व की है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, और आप अप्लाई भी करके देखना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर भी अप्लाई करके देखना। बाकी मैं बाकियों की कुंडली भी डिस्कस करूंगा आपसे, जैसे लीडर्स कैसे होते हैं, लीडर्स की। लेकिन 100% आप अगर सोचोगे, हम तो कहते हैं कि 70% भी कुंडली ठीक हो ना तो बहुत बढ़िया होती है। 100% तो मेरे ख्याल दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं, दुनिया में कम लोग, 6 करोड़ की आबादी में, 600 करोड़ की आबादी में बहुत कम लोग हैं जिनकी 100% सही हो। जैसे श्री राम थे, उनकी कुंडली बिल्कुल सही थी। मेरा कहने का मतलब तात्पर्य सिर्फ यही है, अगर आज के कलयुग में 70% भी कुंडली ठीक है, आपके 5 प्लैनेट भी ठीक है 9 में से, तो आप भाग्यशाली हो। ये मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए आज्ञा दीजिए, वीडियो लंबी टाइम देख के फिर कई लोग अपना मिस कर देते हैं, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। सॉरी अगर वीडियो बड़ी लंबी बनी हो, क्योंकि उसी हिसाब से वीडियो बनती है जिस हिसाब से पूरी डिटेल में अगर आपको समझ ना आए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों, इजाज़त, आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।